हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आरबीआई की प्रिपरेशन? होप सो बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे तो एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। अभी तक आप लोगों ने अपना सेंटर और टाइमिंग देख ही लिया होगा। मेरी तरफ से एक टिप्स है आप लोग के लिए कि जिस भी टाइम पे आपका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, कृपया करके आप उस टाइम पे मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, क्योंकि तब तक क्या होगा कि आपका ब्रेन यूज़ टू हो जाएगा और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। तो चलिए आज उसका पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, या प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। और सबसे पहले आज जो हम देखने वाले हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं? जब हमारे जीडीपी में, जीडीपी का मतलब क्या हो गया, जो भी गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उसमें अगर उसके परसेंटेज में चेंज आए, इंक्रीज आए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल ग्रोथ जब रियल टर्म्स में क्या होता है कि उसमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो होता है जीडीपी, उसके साथ इन्फ्लेशन भी लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। अब सपोज एक 100 रुपये का नोट है, ठीक है, वो आप आज के डेट में अपने पास रखो और उसे बिल्कुल खर्च ना करो, तो क्या लगता है 10 साल बाद वो 100 रुपये का वैल्यू कितना होगा? 100 रुपये का वैल्यू बढ़ेगा, घटेगा या सेम होगा? पता है आप लोग को? नहीं पता है तो चलो मैं आंसर बताती हूँ। एक्चुअली में गाइज उसका जो वैल्यू है वो घटेगा। कैसे? क्योंकि हर साल महंगाई तो बढ़ेगी। जैसे अगर 4% से अगर महंगाई बढ़ रही है, तो आज का 100 रुपये अगले साल 96 रुपीज़ रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पैसे को स्टैग्नेंट नहीं रखना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए, ताकि उसमें इंटरेस्ट मिलते रहे। आप अगर बैंक में पैसे रखते हो तो उसमें इंटरेस्ट लगता है, आप शेयर मार्केट में लगाते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेज है जिससे कि आप अपने पैसे को और बढ़ा सकते हो। और उसके बाद कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कैसे? जितने ज़्यादा एक कंट्री के पास स्किल्ड लेबर होते हैं, जितना ज़्यादा स्किल होगा आपके पास, उतना ज़्यादा आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा अगर फैक्ट्री होगी, रोड होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा सहूलियत होगा वहाँ के लोगों को काम करने के लिए और उतनी ज़्यादा जीडीपी में इंक्रीज़ होगा। फिर प्लान यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्स तो देखिए लिमिटेड है हर नेशन के पास, उसका हम जितना अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। सपोज़ एक एग्जांपल देते हैं, इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करती है। इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करेगी रॉ फॉर्म में, तो कितना पैसे मिलेगा? कम पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर उसको ज़ारा उस कॉटन को लेके आपका कोई एक आउटफिट बनाती है, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस का बिकेगा। तो हम जितना फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचेंगे, उतना हमें प्रॉफिट होगा। फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा? देखने से तो लगता है यार इतना सारा पॉपुलेशन, हो सकता है कि ये उतना अच्छा ना हो, बट ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगा मतलब उतना ज़्यादा आपके पास वर्क फोर्स है, उतनी सारी जनता आपके लिए काम कर सकती है। फिर है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कैसे? जितना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी आपके नेशन में होगी, उतना ज़्यादा चीज़ों को करने में आसान होगा। अब जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के समय पहले क्या होता था? पहले लोग हल जोता करते थे। अब क्या है कि बहुत सारी मशीनरीज़ आ गई। अब मशीनरी के साथ ड्रोन्स आ गए हैं, जिससे कि पता चलता है कि आप वाटर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो कि किस प्लांट में कितना पानी देना है, किस टाइम पे देना है। इस तरह की चीज़ें हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही कर सकते हैं। फिर आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको लगा नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक ही होना चाहिए था, फिर अलग-अलग क्यों? गाइस एक बहुत छोटा-सा डिफरेंस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होता है जब हम परसेंट सिर्फ जीडीपी का परसेंटेज देखते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है। बट आपको क्या लगता है कि सिर्फ जीडीपी की इंक्रीज़ से पता चल जाता है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है? नहीं। डेवलपमेंट कैसे पता चलेगा कि वहाँ के लोग जो हैं वो कितना प हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है वहाँ का, पॉवर्टी कितना है, वहाँ के लोग जो हैं जेंडर इक्वालिटी कैसी है, तो उनका वेलफेयर भी देखा जाता है कि वहाँ के सिटीज़न जो हैं, हो सकता है कि एक कंट्री हो उसकी जीडीपी की इंक्रीज़ उतनी ज़्यादा नहीं हो रही हो, बट वहाँ इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं कि वो सब
उतना ज़्यादा जीडीपी पे मतलब उन फ़र्क ही नहीं पड़ता, बाकी सब चीज़ों पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेसिक सा डिफरेंस है कि जीडीपी के साथ हम इसमें सिटीज़न, कम्युनिटी, ये सब का वेलफेयर भी देखते हैं। अब इसको कौन-कौन सा फैक्टर इफ़ेक्ट करता है? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर। अब आप देख सकते हो, अब सपोज़ एक हिली एरिया है, वहाँ पे कोई रोड, कोई ब्रिज, ये सब की सुविधा नहीं है, तो वहाँ के सिटीज़न को क्या होता है, थोड़ी दिक्कत होती है कम्यूट करने में, एजुकेशन लेने में, हॉस्पिटल जाने में। बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होगा, वहाँ पे स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, तो वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। फिर एजुकेशन, एजुकेशन होता है तो आप और नए-नए इनोवेटिव आइडिया लेके आ सकते हो। एजुकेशन आपको नया सोचने का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल नॉलेज, ये सब आज के टाइम पे काफ़ी ज़रूरी है और एजुकेशन सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी एरिया में। उसके बाद है इंक्रीज़ इन कैपिटल। आपके पास एक कैपिटल है तो आप उसको डिफरेंट-डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करके, आर-एन-डी करके, डिफरेंट-डिफरेंट जगह यूटिलाइज़ करके आप उससे और अच्छा इनपुट निकाल सकते हो। तो बेसिक अब हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। तो एक इंक्रीज़ इन मार्केट आउटपुट, इसमें सिर्फ मार्केट आउटपुट कितना जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ ये देखते हैं। बट इसमें मार्केट ग्रोथ के साथ वेलफेयर वैल्यूज़ भी देखते हैं, जैसे पॉवर्टी, हैप्पीनेस इंडेक्स, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, ये सब। ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। जीडीपी में कितना परसेंट ग्रो हो रहा है, ये तो हम नंबर्स में देख सकते हैं, बट कौन पर्सन कितना पुअर है, ये इसको नंबर्स में देखना, ये एक रिलेटिव टर्म होता है, तो इसीलिए ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। ये एक यूनिडायमेंशनल है, सिर्फ हम इसमें जीडीपी देखते हैं, हर चीज़ का ग्रोथ देखते हैं या कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ, ये एक यूनिडायमेंशनल है, बट ये मल्टी डायमेंशनल है। इसमें हंगर इंडेक्स भी देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी भी देखते हैं, हर एक पैरामीटर जुड़ जाता है इसमें बहुत सारा, इसलिए मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। फिर ये क्या है, ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये डेवलप्ड नेशन का कंसर्न है, बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये डेवलपिंग नेशन का कंसेप्ट है। फिर ये जो है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट नहीं भी हुआ हो तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ होगा। फिर इसके इंडिकेटर्स कौन-कौन है? रियल जीडीपी एंड रियल पर कैपिटा इनकम। इसमें कौन-कौन से हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इतने सारे ग्रोथ, अब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि वहाँ जो इकोनॉमी है वो कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि वहाँ का पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। कितना ज़्यादा हेल्थ दे रही है, एजुकेशन दे रही है, कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट हो सके। जो इसके कारण क्या होगा, एक जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी बनेगा। जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी कम होती जाएगी। फिर एक ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्या बोला था कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी चाहिए। अब इसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं? सबसे पहला है स्किल डेवलपमेंट। जितने ज़्यादा वहाँ का वर्किंग एज पॉपुलेशन के पास स्किल्ड एजुकेशन होगा, हेल्थ होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, तो इन सब में क्या होगा, उतना ज़्यादा पॉवर्टी कम कर पाएँगे हम, जितने ज़्यादा स्किल्ड काम लोग करते होंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के पास क्या है, 2 प्रॉब्लम है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग हैं उनके पास जॉब्स की कमी है, और दूसरा ये है कि हमारे पास हाई स्किल्ड लेबर की कमी है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे 2017 में बोला गया था कि 30% यूथ जो हैं वो नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग है, और उसी तरह 47% यूथ, यूनिसेफ 2019 में बोला गया कि 2030 तक जो जॉब्स की डिमांड होगी, अभी तक 47% यूथ के पास वो स्किल नहीं है। फिर आते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जैसे अब कुछ पुअर लोग रहते हैं गाँव में, तो उन लोग को भी हम बैंकिंग इंडस्ट्री से जोड़ सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फाइनेंस। अब सपोज़ वो लोग क्या करते थे पहले, वो लोग जो सेठ जी होते थे, जो वहाँ के ज़मींदार होते थे, उनसे वो इंटरेस्ट लेते थे। बट उसके कारण होता क्या था, वो लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे कि जितना उनका प्रिंसिपल होता था, उससे ज़्यादा तो उनका इंटरेस्ट बन जाता था, जो कभी वो चुका नहीं पाते थे। तो अगर उन सब पर्सन को अगर पॉवर्टी से हमें निकालना है, तो हमें उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन देना होगा।
फिर तीसरा आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब आप देखते हो टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में आजकल कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। कोरोना के टाइम पे कितने सारे लोगों ने का जब लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे तो एजुकेशन उनको ऑनलाइन देना पड़ता था। अब सपोज़ किसी के पास वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो वो कैसे वो कर पाएगा? तो टेक्नोलॉजी जिसके पास होगा वो पॉवर्टी को उतने अच्छे से हैंडल कर सकता है, उतनी कम होती जाएगी पॉवर्टी। इसी कारण हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया मिशन आया था, जिसके तहत डिजिटल लिटरेसी हम पॉपुलेशन में स्प्रेड कर सकें। उसके बाद एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में भी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आजकल एग्रो वैल्यू चेन बनता जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे छोटे-छोटे फार्मर्स, अब एक छोटा-सा फार्मर है, उसके पास क्या है, वो उतने सारे इक्विपमेंट्स, उतना टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे से वो नहीं कर पाता है। लेकिन अब एक साथ बहुत सारे फार्मर्स जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत सारा लैंड हो जाता है, बहुत सारा वर्कफ़ोर्स हो जाता है। तो उस टाइम क्या है कि मशीन लाना, टेक्नोलॉजी लाना, R&D करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में भी आप टेक्नोलॉजी का काफ़ी हेल्प ले सकते हो कि रॉ प्रोडक्ट कितने चाहिए, किस सीज़न में कौन-सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिकता है, कौन से लेबर इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कौन-सा ऑटोमेशन हो सकता है, तो इसमें भी होता है। एजुकेशन भी आपने देखा होगा कि आजकल एजुकेशन काफ़ी ऑनलाइन होता जा रहा है। लोग कन्वीनिएंटली किसी भी टाइम पढ़ाई कर सकते हैं। फिर है हेल्थ में भी काफ़ी सारे एडवांसमेंट हो रही है, जैसे बहुत सारे ऐप्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे कि आप पिक लेके पता कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के बारे में। तो ये सब जिस जिस नेशन के पास ये सब फैसिलिटी होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा। गवर्नेंस में भी क्या है, जैसे गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का हेल्प करके क्या करती है, अब डायरेक्ट जो भी लोग होते हैं उनके डायरेक्ट अकाउंट में भेज देती है। तो इससे क्या होता है, मिडलमैन जो लोग रिश्वत खाते थे वो लोग कम होते जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आती जा रही है गवर्नेंस में भी, तो ये एक अच्छी बात है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री बनता जा रहा है, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे थोड़ा स्लो डाउन आया था। ये इसका जो एम था, टारगेट था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 25 तक, और इसके साथ इनइक्वालिटी, सोशल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना चाहता है ये एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस बार का वैसे बजट में भी जैसे गति शक्ति आया था, जब मैं बजट की क्लासेस लूँगी तब ये सब हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या कि सोशली आपके जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन, ट्रांसजेंडर, जो भी आपका वीकर सेक्शन है उसको एम्पावर करना। और वो एम्पावर कैसे कर सकते हैं हम, हेल्थ देके, उनको एजुकेट करके, उनको स्किल प्रोवाइड करके, ये सब से हम, ताकि वो लोग भी फ्यूचर में किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो लोग भी स्ट्रॉन्ग बन सकें। फिर ये तो हम करना चाहते हैं, हम पॉवर्टी हटाना चाहते हैं, हम सोसाइटी में ग्रोथ लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ रुकावटें हैं जो हमें इन सब चीज़ों को पार करना होगा। सबसे पहला है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के लिए एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 में आया था। ये बोला था कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, पहले 54% लोग थे जो पॉवर्टी में आते थे, बट फिर रिपोर्ट आया कि हाफ ऑफ द, अब सिर्फ 27% लोग रह चुके हैं। अभी भी इतना करने के बाद भी 373 मिलियन जो हैं वो अभी एक्यूट डिप्रिवेशन में हैं, और जो 19.3% है ये लोग बहुत वल्नरेबल हैं, मतलब जस्ट ऊपर हैं, बट ये लोग भी काफ़ी क्लोज हैं पुअर होने से। फिर दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि वर्कफोर्स में 7.8% अर्बन में और 5.3% रूरल में, और टोटल 6.1% वर्कफोर्स ऐसा है जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और दूसरा ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि इलिटरेसी है, उतनी ज़्यादा स्किल नहीं है, तो वो लोग, इसके कारण क्या होता है कि एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो 80% लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करते हैं, उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और ये सब लो ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लो इन्वेस्टमेंट है, लो कैपिटल यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्री में, लो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है।
फिर एग्रीकल्चर, लगभग 44% जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन इतना डिपेंडेंट तो है बट जीडीपी में वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रही है? ओनली 16.5%। आपको क्या लगता है इंडिया सबसे ज़्यादा किधर से पैसे अर्न करती है? वो सर्विस से, सर्विस बेस्ड से करती है। फिर कौन-कौन सी इश्यूज़ है? सबसे पहले डिक्लाइनिंग पर लैंड की कमी है, शेयर प्रोडक्टिविटी की कमी है, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन के कारण काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि क्रॉप्स में डिग्रेडेशन आ जाता है, उतना हमें आउटपुट नहीं मिल पाता। फिर है सोशल डेवलपमेंट में इशू क्या है? सबसे पहले रीजनल, सोशल एंड जेंडर डिस्पैरिटीज़। हर इंडिया में इतने सारे स्टेट है, हर जगह की बोली, हर जगह का कल्चर डिफरेंट है, लोग थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है उनको एडजस्ट करने में। फिर हेल्थ और एजुकेशन में थोड़ा कम एक्सपेंडिचर है, पुअर क्वालिटी डिलीवरी सिस्टम है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है इसमें। रीजनल डिस्पैरिटीज़ में आता है कास्ट सिस्टम, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। फिर जो प्रिविलेज लोग हैं वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एक्वायर करके रखते हैं। लिटरेसी रेट कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे केरला में बहुत मोस्ट लिटरेट स्टेट है, बिहार लीस्ट लिटरेट है। फिर कैपिटल में भी जैसे गोवा का पर कैपिटा इनकम डिफरेंट है और बिहार का 1/10 है उसका। हम मेजर कैसे कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स से। ये कौन निकालता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 62 है आउट ऑफ 74 इमर्जिंग। इसमें सबसे बुरी बात ये है कि इनफैक्ट हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, नेपाल, ये भी हमसे अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा-सा निराशजनक बात है। हम किन-किन पैरामीटर में इसको चेक कर सकते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इंक्लूजन में, इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी में। फिर इन सबको टैकल करने के लिए काफ़ी सारा मेजर्स लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। उसमें से चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला तो है मनरेगा, फिर है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, भारत निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब। तो हमें कंक्लूजन क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने में। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़, प्राइवेट कंपनी के साथ हम मिलके टाई अप कर सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा हम तेज़ी से कर सकें। और इसके साथ जो भी वल्नरेबल ग्रुप है, जो ट्रांसजेंडर हैं, वुमेन हैं, एसटी-एससी ओबीसी हैं, उनके लाइवलीहुड में उनको स्किल बिल्ड कर सकते हैं ताकि वो लोग भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकें। उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली मैंने बोला था कि जीडीपी के टर्म्स में देखते हैं। अब जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये सब हम लोग 3 वेज में जीडीपी को मेजर कर सकते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक इनकम अप्रोच, दूसरा होता है आउटपुट अप्रोच और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो इनकम अप्रोच में क्या होता है? इसमें हम सिंपली देखते हैं कि कितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू इनकम जनरेट हुआ है। फिर हम आते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच में कि ये जो इसमें कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में कितना एक्सपेंडिचर लगा। और तीसरा था आउटपुट, कि कितना आउटपुट निकला, कितना इन्फ्लेशन हुआ, ये सब लेके हम ग्रोथ को पता करते हैं। ये एक चार्ट है जिसमें बोला जा रहा है कि 2008 में कितने सारे क्या-क्या जीडीपी रही थी डिफरेंट कंट्रीज़ का। आप एक बार ये टेबल देख सकते हो। फिर हम एक क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी को जो हम मेजर करते हैं तो जीडीपी अच्छा है या जीएनपी अच्छा है? तो जीडीपी अच्छा होता है। जीडीपी में क्या होता है कि उस कंट्री के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो हम देखते हैं। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लो,
मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि सपोज़ अब रतन टाटा हैं, वो अगर कोई कंट्री में जैसे स्विट्ज़रलैंड में जाके एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं, वो जो पैसा आ रहा है वो जीडीपी में इंक्लूड होगा क्या? नहीं, वो नहीं इंक्लूड होगा। जितना भी इंडिया में सिर्फ जितना गुड्स एंड सर्विसेज़ जितने बिक रहे हैं, जितना प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ हम उसको गिनेंगे। सपोज़ प्रियंका चोपड़ा है, वो बाहर जाके कोई मूवी करती है, तो वो मूवी करती है तो वो इंडिया तो पैसे रेमिटेंस के रूप में भेजेगी। बहुत सारे लोग हैं जो ऑयल मिडल ईस्ट जाते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। वो लोग भी अपने घर पैसे तो भेजते होंगे, बट वो जुड़ेगा क्या जीडीपी में? नहीं, वो नहीं जुड़ता है। फिर कौन-कौन से टॉप 3 इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? सबसे पहला तो जीडीपी है, इससे हम पता कर सकते हैं। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जो तीसरा है वो मंथली एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है। ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ का पता कर सकते हैं। फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि सिर्फ जीडीपी से पता करना कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है ये सफिशिएंट नहीं था, तो इसीलिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया और ये यूएनडीपी इस इंडेक्स को निकालता है और इसमें 3 क्राइटेरिया होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद एजुकेशन और पर कैपिटा जीडीपी, कि आपका परचेजिंग पावर पैरिटी कितना है। इसमें भी मेन जो है वो ये 5 है। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी, मल्टी डायमेंशनल एंड जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। देखिए, तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन-कौन से डायमेंशंस हैं? लॉन्ग लाइफ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर दूसरा आता है नॉलेज, नॉलेज में कि मिन ईयर कितना है और कितना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल है, तो ये जो है वो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स से पता चलता है। दूसरा है ये एजुकेशन इंडेक्स से पता चलता है और तीसरा जो है कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ के पीपल का, तो वो जीएनआई इंडेक्स से पता चलता है। फिर आते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, फिर ईयर ऑफ स्कूलिंग, इनकम, लेकिन इसमें देखिए आप इनइक्वालिटी एडजस्टेड इसमें कितना इनइक्वालिटी है ये पता करते हैं हम। फिर आते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, इसमें देखते हैं कि कितना एमएमआर है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, फिर एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट कितना है, एम्पावरमेंट कितना हो रहा है, लेबर मार्केट में मेन कितने हैं, वुमेन कितनी हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल, इसमें हम देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में आ गया न्यूट्रिशन, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, एजुकेशन में आ गया कितने सारे लोग, कितनी इंटेंसिटी है पॉवर्टी की, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें कुकिंग फ्यूल हो गया, टॉयलेट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसमें हम पता कर सकते हैं। तो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 131, और ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद हेल्थ में कितना है, कितना हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.7 ईयर्स। तो ये आप देख सकते हो, इसमें भी चार्ट में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, आप एक बार नज़र देख सकते हो। और ये आरबीआई का डायरेक्ट क्वेश्चन भी था, एक बार पूछ लिया था यही क्वेश्चन कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है इंडिया में, तो 69.7 ईयर्स है। एजुकेशन में कितना है, तो 12.2 ईयर्स एक्सपेक्टेड ईयर है। फिर है इनकम कितना है, 2017 के अकॉर्डिंग 6681 था। फिर इनइक्वालिटी कितनी है, इनइक्वालिटी 0.475। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कितना है, 0.820। पॉवर्टी कितने परसेंट लोग पुअर हैं, 27.9%। ये एकदम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। फिर कितने परसेंट लोग वल्नरेबल हैं, 46.7% रेशियो। कितनी परसेंट ह्यूमन सिक्योरिटी में थ्रेट है, होमिसाइड रेट कितनी है, तो 3.1%। फिर ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लॉज कितने हैं, 40% एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में फ्लॉज आता है। फिर है ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लॉज कितने हैं, इसमें भी 40%। मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन कितनी है, 34.5%। डेमोग्राफिक टोटल कितना पॉपुलेशन है मिलियन में, 1503.6। सोशल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कितनी है, कि मतलब कितने परसेंट स्किल लेबर है, 21.2%।
तो आप देख रहे हो कितने कम लोग परसेंट स्किल्ड लेबर है हमारे पास। फिर ये कुछ रिपोर्ट है, ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक निकालती है। और ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये 1966 में हुआ था। इनके हेड जो है माता मसाटसुगु असाकावा है और ये 2 बार निकालते हैं। और ये जो रेट दिया है वो बोला है कि 7.5% होगा 2022 से 2023 और 8% 2023 से 2024 तक होगा। उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो निकालता है वो साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस है, ये बोला है कि 8, 7.1 और 6.5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में होगा। फिर OECD जो है वो इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है, UN जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन। और इनके अकॉर्डिंग आप एक बार नज़र डाल सकते हो कि ये कितना प्रिडिक्ट किए हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है और ये प्रीलिम्स के नज़रअंदाज देखते हुए काफ़ी आसान होगा। होप सो ये आपको जितना मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड अगर आप एसेज भी लिखना चाहो तो आप आराम से लिख सकते हो। काफ़ी सारा डेटा है, आप जितना ज़्यादा डेटा अपने आंसर्स में लिखोगे उतने ज़्यादा आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो गाइज़ थैंक यू। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके साथ प्रीलिम्स का सारा प्रीवियस ईयर हमने डिस्कस कर लिया है, आप एक बार उसे भी जाके ज़रूर देखना और नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।